हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपेश राजोरा। आज जो मैं टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक्स है पर्सोनिफिकेशन, पैथेटिक फेलेसी, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म और जूमॉर्फिज्म। ये चार टॉपिक्स मैंने साथ में इसीलिए लिए हैं कि इन चार टॉपिक्स में कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो जो लोग इन टर्म्स के बारे में जानते हैं वो पर्सन्स भी कई बार इन चार टर्म्स को देख के कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल किसका है। इस वीडियो को जब आप अंत तक देखेंगे और इनकी डेफिनेशन, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं वो मैं चार्ट के माध्यम से बताऊंगा। तो आखिरी तक जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये चार टर्म्स में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं तो वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, ही इज़ अ लॉइन, ये एग्जाम्पल मेटाफर का तो है ही सही। इसमें मेटाफर के अलावा इन चार में से कोई रिलेटेड टर्म है उसके बारे में बात करेंगे। द सेड क्लाउड्स वेप्ट ऑल डे, ये एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन का या किसी और का, इसके बारे में बात करेंगे। द स्टॉर्म ग्रीव एंग्री एंड डिसाइडेड टू पनिश द सेलर्स फॉर देयर एरोगेंस, ये एग्जाम्पल दिखने में पर्सोनिफिकेशन जैसा तो लग ही रहा है। इसके अलावा इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक और निकल के आता है जिसकी वजह से ये पर्सोनिफिकेशन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और लव इज ब्लाइंड, इसके बारे में बात करेंगे। आगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तब आपको पूरी तरह से ये चीज़ें समझ में आएगी कि ये चार टर्म्स किस तरीके से इंटर रिलेटेड हैं, किस तरीके से इनके अंदर की डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से हम इन चार के एग्जाम्पल्स को अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं। आगे जो है हम बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन के बारे में। उन चार टर्म्स में से सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सोनिफिकेशन के बारे में। पर्सोनिफिकेशन की ये चार डेफिनेशंस मैंने आपके सामने लिखी है, चारों अलग अलग ऑथेंटिक बुक से यहाँ मैंने आपके सामने लिखी है। सबसे पहले अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच एनिमल्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और इनएनिमेट थिंग्स आर रेफर्ड टू एज इफ दे वर ह्यूमन। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसके द्वारा कि एनिमल्स या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या फिर इनएनिमेट थिंग्स को ऐसे रेफर किया जाता है जैसे कि वो ह्यूमन हो। सेकेंड डेफिनेशन है द इम्पर्सोनेशन और एम्बॉडीमेंट ऑफ सम क्वालिटी और एब्स्ट्रैक्शन, किसी क्वालिटी या एब्स्ट्रैक्शन का एम्बॉडीमेंट या इम्पर्सोनेशन, कहने का मतलब है मानव के रूप में दिखाना। या फिर कहें तो द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, अगर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, निर्जीव वस्तुओं को अगर क्या दी जाए ह्यूमन क्वालिटीज तो वहां भी क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इन पर्सोनिफिकेशन आइदर एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इज स्पोकन ऑफ एज दो इट वर एंडोड विद लाइफ एंड विद ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और फीलिंग्स। पर्सोनिफिकेशन में या तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को या फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को इस तरीके से दर्शाया जाता है या उनके बारे में इस तरीके से कहा जाता है जैसे कि उनमें लाइफ हो या फिर उनमें ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हो, मानवीय विशेषताएं हो, मानवीय फीलिंग्स हो। नेक्स्ट है इन पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन ऑफ एज इफ हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। पर्सोनिफिकेशन में इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हो या एब्स्ट्रैक्ट नोशंस के बारे में इस तरीके से कहा जाता है जैसे कि उनके अंदर लाइफ और इंटेलिजेंस हो। ये पर्सोनिफिकेशन के डेफिनेशंस के बारे में है। अगर चारों डेफिनेशन की एक कॉमन बात निकाली जाए तो एक कॉमन बात ये होगी, पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को ह्यूमन के रूप में दर्शाया जाता है, मानव के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कि हिंदी में अलंकार होता है मानवीकरण, ऐसे ही इंग्लिश में ये पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो मानवीकरण का अर्थ है किसी भी निर्जीव वस्तु को या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को मानव का रूप दे देना, तो वहाँ हिंदी में कहा जाता है मानवीकरण, यहाँ कहा जाएगा पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो पर्सोनिफिकेशन के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिए हैं। तो ये पर्सोनिफिकेशन के एग्जांपल्स के बारे में देखें तो लव इज ब्लाइंड, लव एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसको कि हम देख और छू नहीं सकते और इसको बता रखा है एक ह्यूमन की तरह इस तरीके से। जैसे कि आप देखें लव है, उसके क्या है, आंखें नहीं है। और ये विशेषता किसकी होती है, ह्यूमन की। तो लव को मानवीय रूप प्रदान किया तो इसलिए यहाँ क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। एंगर इज रेड आइड, गुस्सा जो है वो रेड आइड होता है।
तो एंगर को रेड-आइड बताया है, तो एंगर को भी इस तरीके से दर्शाया जैसे कि वो एक ह्यूमन हो। तो यहाँ भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन। विक्ट्री विक्ट्री कम्स एंड ब्रिंग्स एरोगेंस। विक्ट्री आती है और उसके साथ में एरोगेंस लेके आती है, अहंकार लेकर आती है। तो विक्ट्री कम्स एंड ब्रिंग्स एरोगेंस, तो वो जो आने का और लाने का काम कर रही है। तो कहने का मतलब है विक्ट्री को भी ह्यूमन के तौर पे दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ भी क्या कहा जाएगा, यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। द विंड विस्पर्ड, विंड ने फुसफुसाया, मतलब जैसे इंसान एक दूसरे के कानों में कानाफूसी करते हैं, उसी तरीके से विंड ने विस्पर किया। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक विंड को दिया गया है। आगे देखें तो द एंग्री स्टॉर्म पंच द कोस्ट, जो गुस्सा हुआ स्टॉर्म था, तूफान था, उसने कोस्ट को पंच किया। कहने का मतलब है तूफान से जो लहरें उठी वो किनारे से टकराई, पर यहाँ पे इस तरीके से दर्शाया है कि स्टॉर्म को एंग्री दर्शाया है और उसने पंच किया कोस्ट को, तो एक ह्यूमन के तौर पे दर्शाया है। तो इस वजह से यहाँ भी क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। द फ्लावर्स डांस्ड इन द जेंटल ब्रीज, हल्की हल्की हवा में फ्लावर्स क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। ये डांस करना भी किसकी विशेषता है, ये डांस करना विशेषता है किसकी, मानव की। तो इस वजह से यहाँ भी क्या है, पर्सनिफिकेशन। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अपॉर्चुनिटी क्या काम कर रही है, नॉक करने का। और नॉक करने का काम कौन करता है, किसी के भी डोर पे कोई इंसान। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को भी कैसा दर्शाया है, एक ह्यूमन के तौर पे मानव का रूप दिया गया है। तो इस वजह से इन सब में क्या है, पर्सोनिफिकेशन। बात करें, अपन ने बात की थी किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को या फिर किसी अमूर्त चीज को मानव का रूप दिया जाता है। तो लव और एंगर की बात करेंगे, विक्ट्री की बात करेंगे, तो ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं। इसी तरीके से फ्लावर्स की बात करेंगे, तो ये फ्लावर्स क्या है, निर्जीव वस्तु है। इन सबको क्या दिया गया है, मानव का रूप दिया गया है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथेटिक फेलेसी के बारे में। पैथेटिक फेलेसी जो एक फ्रेज है या फिर एक टर्म कहलाए, इन्वेंटेड बाय जॉन रस्किन, जिसको कि इन्वेंट किया था जॉन रस्किन ने इन 1856 में। और 1856 में इसने जो इस टर्म को इन्वेंट किया था, ये इन्वेंट किया था मॉडर्न पेंटर्स नाम की बुक में। मॉडर्न पेंटर्स, इसका वॉल्यूम 3 पार्ट 4 और चैप्टर 12। तो मॉडर्न पेंटर्स के वॉल्यूम 3 पार्ट 4 और चैप्टर 12 में ये टर्म को इन्वेंट किया था जॉन रस्किन ने, पैथेटिक फेलेसी। अकॉर्डिंग टू रस्किन, अ राइटर वाज पैथेटिकली फेलेसियस। रस्किन के अकॉर्डिंग एक राइटर जो है वो पैथेटिकली फेलेसियस हो जाता है। फेलेसियस का मतलब भ्रम कह लें, त्रुटि कह लें। व्हेन ही एस्क्राइब्ड ह्यूमन फीलिंग्स टू द इनएनिमेट, जबकि एक पोइट जो है ह्यूमन फीलिंग्स किसी इनएनिमेट को देता है, किसी निर्जीव को जब ह्यूमन फीलिंग्स देता है, तो रस्किन के अकॉर्डिंग एक राइटर जो है पैथेटिकली फेलेसियस हो जाता है, दयनीय रूप से, मतलब भ्रामक स्थिति पैदा कर देता है। फॉर रस्किन इट वॉज ए डिरोगेटरी टर्म, रस्किन के लिए एक डिरोगेटरी टर्म थी। डिरोगेटरी का मतलब एक तरीके से समझे तो रस्किन के लिए एक नेगेटिव टर्म थी। बिकॉज इट अप्लाइड, क्योंकि ये जो टर्म है ये अप्लाई करती थी। सो ही सेड, ऐसा उसने कहा था, नॉट द ट्रू अपीयरेंसेस ऑफ थिंग्स टू अस, कि ये जो टर्म है, जब किसी निर्जीव को हम ह्यूमन फीलिंग्स एक्सक्राइब करते हैं, तो ऐसे में हमारे सामने उन चीज़ों के ट्रू अपीयरेंसेस नहीं आते, वास्तविक सच्चाई नहीं आती, बट टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी और फॉल्स अपीयरेंसेस, बल्कि असामान्य और फॉल्स अपीयरेंसेस हमें चीज़ों के बताए जाते हैं राइटर के द्वारा। व्हेन वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशन और कंटेम्पलेटिव फैंसी, जब हम किसी इमोशन या कंटेम्पलेटिव फैंसी के अंतर्गत कोई चीज़ लिखते हैं, या कोई पोइट कंटेम्पलेटिव फैंसी या इमोशन के अंतर्गत या इन्फ्लुएंस में आके कहें तो कोई चीज़ लिखता है, तो ऐसी स्थिति, भ्रामक स्थिति पैदा होती है, जिससे कि हमें वास्तविक सच्चाई का पता ना लग के एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब असामान्य या उस चीज़ का झूठा अपीयरेंस दिखाई देता है। इसीलिए जॉन रस्किन ने इसको क्या माना है, डिरोगेटरी टर्म माना है। तो उसका कहना यह था कि जब भी कोई पोइट किसी निर्जीव वस्तु को ह्यूमन फीलिंग्स एस्क्राइब करता है, प्रदान करता है, तो ऐसे में एक राइटर जो है पैथेटिकली फेलेसियस होता है। नेक्स्ट यदि बात करें तो टू इलस्ट्रेट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, रस्किन कोट्स फ्रॉम किंग्सलेस द सेंट ऑफ टी।
अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इलिस्ट्रेट करने के लिए रस्किन ने किंग्सले के द सेंट ऑफ डी से कोटेशन लिया है या कहें एग्जाम्पल लिया है। दे रोड हर इन अक्रॉस द रोलिंग फॉर्म, उन्होंने किसी लड़की को रोलिंग फॉर्म क्रॉस करवा के किनारे तक पहुंचाया। अब ये रोलिंग फॉर्म को कैसा बता रखा है सेकंड लाइन में, द क्रूअल क्रोलिंग फॉर्म। क्रूअल काइंड ये विशेषता होती है ह्यूमंस की, ह्यूमन इमोशंस। क्रोलिंग फॉर्म, तो फॉर्म को यहाँ क्रूअल क्रोलिंग बता रखा है, तो यहाँ फॉर्म को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स या ह्यूमन इमोशंस दिए गए। ऐसे ही बात करें एंड फ्रॉम कोलरिज क्रिस्टाबेल, कोलरिज की क्रिस्टाबेल से भी एग्जांपल है द वन रेड लीफ द लास्ट ऑफ इट्स क्लैन, एक जो रेड लीफ जो अपने वंश की अंतिम थी। दैट डांसेस एज ऑफन एज डांस इट कैन, जो कि डांस करती थी जितना अक्सर कर डांस वो कर सकती थी या कर सकती है। तो ये सारे रस्किन ने कोटेशन लिए हैं। डेफिनेशन की बात करें तो ये दो एग्जांपल देख के आपको समझ में आया होगा। आगे और भी एग्जांपल्स मैं आपको इसके बताऊंगा पैथेटिक फेलेसी के, और पैथेटिक फेलेसी और पर्सनिफिकेशन में क्या सिमिलरिटीज़ हैं वो सारी बातें भी की जाएंगी। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में देखें तो एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनएनिमेट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, इनएनिमेट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का कोई भी रिप्रेजेंटेशन दैट एस्क्राइब्स टू देम ह्यूमन कैपेबिलिटीज, जो कि इनएनिमेट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को क्या प्रदान करते हैं, ह्यूमन कैपेबिलिटीज, सेंसेशंस एंड इमोशंस। ह्यूमन कैपेबिलिटीज, सेंसेशंस और इमोशंस किसको प्रदान करती जाए, इनएनिमेट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को। तो वहाँ पे कौन सा टर्म होता है, पैथेटिक फेलेसी। पैथेटिक फेलेसी और पर्सोनिफिकेशन दिखने में एक जैसे ही लगते हैं, और मैं आपको और भी बताना चाहूँ तो पैथेटिक फेलेसी जो है वो पर्सोनिफिकेशन का ही एक स्पेशल टाइप होता है। अब इनमें सिमिलरिटीज़ क्या है और किस तरीके से हम पहचान सकते हैं वो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें तो पैथेटिक फेलेसी और पर्सोनिफिकेशन में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पर्सोनिफिकेशन जो एक ब्रॉडर टर्म है और पैथेटिक फेलेसी एक नैरोअर टर्म है। नैरोअर टर्म छोटी टर्म है पर्सोनिफिकेशन से, तो यहाँ कह सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पैथेटिक फेलेसी जो है पर्सोनिफिकेशन का ही एक स्पेशल टाइप होता है। पर्सोनिफिकेशन में नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हो गए, इनएनिमेट थिंग्स हो गई, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो गए, इनको की ह्यूमन फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। ह्यूमन फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि इनके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज या इमोशंस या इंटेलिजेंस हो। और पैथेटिक फेलेसी में बात करें तो ओनली नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक हिल्स, क्लाउड्स, मून, सन, स्काई, स्टॉर्म, रिवर्स, रॉक्स एटसेट्रा आर प्रेजेंटेड एज हैविंग ह्यूमन इमोशंस एंड सेंसेशंस। पैथेटिक फेलेसी में केवल और केवल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि उनमें ह्यूमन इमोशंस या सेंसेशंस हो। आगे बात करें तो पर्सोनिफिकेशन एक न्यूट्रल टर्म होता है और पैथेटिक फेलेसी एक डेरोगेटरी टर्म होती है। डेरोगेटरी मतलब नेगेटिव टर्म, जो कि मैं जॉन रस्किन ने जो कहा था उसमें भी आपको बताया था। जॉन रस्किन ने पैथेटिक फेलेसी को जब इन्वेंट किया था इस टर्म को, तो उसने डेरोगेटरी सेंस में ही इन्वेंट किया था। यहाँ पैथेटिक फेलेसी के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। द एंग्री स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द विलेज, एंग्री स्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया विलेज को। एंग्री होना या एंग्री नहीं होना ये विशेषता है किसकी, ह्यूमंस की। तो स्टॉर्म को कैसा दिखा है, एंग्री, तो ह्यूमन इमोशन दिया गया। ऐसे ही द सैड क्लाउड्स वेप्ट ऑल डे, जो सैड क्लाउड्स जो है पूरे दिन रोते रहे। तो सैड होना, हैप्पी होना ये भी किसकी विशेषता है, ह्यूमंस की। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पैथेटिक फेलेसी में केवल और केवल किसको, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन इमोशंस के थ्रू दिखाया जाता है। बात करें आगे तो अगर इस तरीके से बात करें तो ये पर्सोनिफिकेशन तो है ब्रॉडर टर्म, और पैथेटिक फेलेसी ये है नैरोअर टर्म, पर्सोनिफिकेशन के अंदर ही है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं एवरी एग्जाम्पल of pathetic fallacy, every example of pathetic fallacy is also an example
ऑफ पर्सोनिफिकेशन। हर एक पैथेटिक फैलेसी का जो एग्जाम्पल होता है वो पर्सोनिफिकेशन के अंतर्गत आता है, परंतु यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली ये है, बट एवरी एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन is not an example of pathetic fallacy। हर एक पर्सनिफिकेशन का जो एग्जाम्पल है वो पैथेटिक फैलेसी का एग्जाम्पल नहीं होता है। और फर्स्ट बात ये लिखिए, पैथेटिक फैलेसी का हर एक एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आता है? पर्सनिफिकेशन के अंतर्गत। इसीलिए यहाँ कहा गया है पर्सनिफिकेशन एक ब्रॉडर टर्म है और पैथेटिक फैलेसी एक नैरोअर टर्म है। तो यहाँ पे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को, इनएनिमेट थिंग्स को और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को ह्यूमन क्वालिटीज़ के साथ में दर्शाया जाता है, और यहाँ पे केवल और केवल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन इमोशंस या सेंसेशंस के तौर पे दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से हम पर्सोनिफिकेशन और पैथेटिक फैलेसी के बारे में ये कह सकते हैं, ये दोनों टर्म एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के बारे में। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो है ग्रीक एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमन, ग्रीक वर्ड है एंथ्रोपोस, और एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमन, और ग्रीक वर्ड है मोव का मतलब होता है शेप। तो ह्यूमन शेप इसके ग्रीक टर्म्स का अर्थ होगा। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज और कॉन्सेप्ट्स, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और फोर्सेज और गॉड्स। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म को जो डिस्क्राइब किया जाता है उसमें ये कहा जा सकता है कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रदान की जाती है, एट्रीब्यूट की जाती है किसको? नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ को। नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ या फिर कह लें नॉन ह्यूमन कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि एनिमल्स हो गए, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हो गए, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हो गए, या फिर फोर्सेस या गॉड्स हो गए। इन सबको क्या प्रदान कर दी जाती है? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कह सकते हैं कि नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ या कॉन्सेप्ट्स को, एनिमल्स को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को, फोर्सेस या गॉड्स को अगर प्रदान कर दिया जाए, क्या प्रदान कर दिया जाए? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो टर्म क्या बनेगी? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। टू रिप्रेजेंट एनी नॉन लिविंग थिंग और एनिमल और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और फोर्स इन ह्यूमन फॉर्म। किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, एनिमल को या फोर्स को ह्यूमन फॉर्म के तौर पे प्रस्तुत किया जाए तो वो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है। अब आपको यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म और पर्सोनिफिकेशन कुछ हद तक सिमिलर दिख रहे हैं, पर इनमें डिफरेंसेस हैं जो आगे क्लियर करेंगे। आगे बात करते हैं। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स इन लिटरेचर आर टू बी फाउंड इन द फेबल ट्रेडिशन। जो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं, जो मुख्य एग्जाम्पल हैं, वो फेबल ट्रेडिशन में हमें मिलते हैं। फेबल मतलब कहानी वाला ट्रेडिशन। इन विच एनिमल्स आर मेड एंथ्रोपोमॉर्फिक, जिसमें कि एनिमल्स को एंथ्रोपोमॉर्फिक बना दिया जाता है इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट मोरल लेसन्स और अदर मैगजीन, ताकि क्या इलस्ट्रेट किया जा सके? मोरल लेसन्स दिया जा सके, नैतिकता सिखाई जा सके, या अदर मैक्सिम्स या कुछ दूसरी कहावतें सिखाई जा सके। आगे यदि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के बारे में देखें तो इन इट नॉन ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रीटेड लाइक कंप्लीट ह्यूमंस। इसके अंदर जो है नॉन ह्यूमन बीइंग्स को कंप्लीट ह्यूमंस के तौर पर दर्शाया जाता है, या फिर यूँ कहे टू ट्रीट एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और गॉड्स एज कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स। एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और गॉड्स को कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स के तौर पे ट्रीट किया जाता है। कहने का मतलब हो गया, इसमें नॉन ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स या गॉड्स जो भी हैं, उनको थिंक करते हुए, स्पीक करते हुए, रीजन करते हुए, डिसीजन लेते हुए, सोशली इंटरेक्ट करते हुए, ये सारी चीज़ें करते हुए दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे द फॉक्स आर्ग्यूड विद द किंग। फॉक्स ने जो है किंग से आर्ग्यूमेंट किया। द स्टॉर्म ग्रीव एंग्री एंड डिसाइडेड टू पनिश द सेलर्स फॉर देयर एरोगेंस। स्टॉर्म जो है नाराज़ हो गया। नाराज़ होने के बाद में उसने डिसाइड किया, और डिसाइड क्या किया कि वो सेलर्स को उनके अहंकार के लिए दंड देगा। ऐसे ही जस्टिस वॉक्ड इनटू द कोर्ट एंड पनिश द गिल्टी। जस्टिस जो है कोर्ट में आया और गिल्टी को पनिश किया। तो कहने का मतलब ये है
कि थिंक, स्पीक, रीजन, मेक डिसीजन, इंटरेक्ट सोशली, ये सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स की जो चीज़ें हैं वो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में दर्शाई जाती हैं। जैसे कि आप लोग कभी जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे एनिमल्स जो हैं बातें भी कर रहे हैं और एक गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का। ऐसे ही जंगल बुक में जो है, आप कभी जंगल बुक को पढ़ोगे या जंगल बुक फिल्म देखोगे तो उसमें जो एनिमल्स बातचीत कर रहे हैं और इमोशंस वगैरह वो दर्शा रहे हैं, वो सारे एग्जाम्पल भी किसका है? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का। मतलब एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में एक ह्यूमन की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सारी की सारी दर्शाई जाती हैं। थिंक, स्पीक, रीजन, मेक डिसीजन, इंटरेक्ट सोशली, नेबरहुड वगैरह एट्सेट्रा, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप एक बार जॉर्ज ऑरवेल को एनिमल फार्म को इस दृष्टि से पढ़ के देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि पर्सनिफिकेशन और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में डिफरेंसेस क्या हैं। अगर फीचर्स की बात करें तो ह्यूमन इमोशन या एक्शन पर्सनिफिकेशन में दर्शाया जाता है, बिल्कुल दर्शाया जाता है, और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में भी दर्शाए जाते हैं। परंतु बात आती है फुल ह्यूमन बिहेवियर की। थिंक, स्पीक, रीजन, टॉक वगैरह सारी चीज़ें, फुल ह्यूमन बिहेवियर पर्सनिफिकेशन में नहीं दिया जाता है और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में फुल ह्यूमन बिहेवियर दर्शाया जाता है। और बिकम्स ए ह्यूमन लाइक कैरेक्टर पर्सनिफिकेशन में ऐसा नहीं होता है, जबकि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में जो चीज़ दर्शाई जा रही है वो ह्यूमन लाइक कैरेक्टर बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए और आगे बात करें, द गॉड्स एंड गॉडेसेस इन एपिक्स। एपिक्स में गॉड्स और गॉडेसेस को जो दर्शाया जाता है, जैसे कि गिलगामेश हो गई, इलियड, ओडिसी हो गई, ये जो एपिक्स हैं इनमें जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं आर ऑफन बोथ सुपरनेचुरल। ये सुपरनेचुरल तो होता ही है, सुपरनेचुरल फोर्सेस, और साथ ही साथ ये क्या होता है? एंथ्रोपोमॉर्फिक बीइंग्स, मतलब ह्यूमंस की तरह बातें करना, ह्यूमंस की तरह सोचना, ह्यूमंस की तरह एक्शन करना, ह्यूमंस की तरह सैड होना या फिर ह्यूमंस की तरह हैप्पी होना, ये सारी चीज़ें एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में दर्शाई जाती है। तो पर्सनिफिकेशन और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में अंतर यह है कि फुल ह्यूमन बिहेवियर पर्सनिफिकेशन में नहीं दर्शाया जाता और उधर दर्शाया जाता है। और बिकम्स ए ह्यूमन लाइक कैरेक्टर ये किस में होता है? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में, पर्सनिफिकेशन में नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं पैथेटिक फैलेसी और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में क्या अंतर है। पैथेटिक फैलेसी में गिव्स ह्यूमन इमोशंस टू नेचर। पैथेटिक फैलेसी में नेचर को ह्यूमन इमोशंस दिए जाते हैं। और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में गिव्स ह्यूमन एक्शंस, बिहेवियर और एबिलिटीज़। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में ह्यूमन एक्शंस, बिहेवियर और एबिलिटीज़ ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, दर्शाई जाती है। यूजुअली यूज टू रिफ्लेक्ट मूड। पैथेटिक फैलेसी में यूजुअली जो व्यक्ति ऐसा एग्जाम्पल यूज़ कर रहा है या लिख रहा है वो उसका मूड दर्शाता है। और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में मेक्स नॉन ह्यूमन थिंग्स एक्ट लाइक ह्यूमंस। इसमें नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमंस की तरह एक्ट करते हुए दर्शाया जाता है। नेक्स्ट यदि डिफरेंस की बात करें तो लिमिटेड ह्यूमन क्वालिटी किस में दर्शाई जाती है? पैथेटिक फैलेसी में। और फुल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स किस में दर्शाए जाते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में। जैसे कि द रेन ड्रॉप्स वेप्ट अराउंड हिम, जो रेन ड्रॉप्स थी वो उसके आसपास रोती रही। तो ये जो लिखने वाला व्यक्ति है वो उसका मूड दर्शा रहा है कि उसका मूड क्या है? सैड है। और इधर बात करें, द फॉक्स सेड आई विल ट्रिक द हंटर। फॉक्स ने ये कहा कि मैं हंटर को ट्रिक करूँगी, उसको अपने जाल में फंसा लूँगी। तो फुल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे दर्शाया जाता है किसमें? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में। और ह्यूमन इमोशंस नेचर को दिए जाते हैं और यूजुअली मूड को रिफ्लेक्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये किस में किया जाता है? पैथेटिक फैलेसी में। ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं जूमॉर्फिज्म के बारे में। जूमॉर्फिज्म में है टू प्रेजेंट एनी ह्यूमन और इवेंट और फोर्स और गॉड और आइडिया इन एनिमल फॉर्म। अगर किसी ह्यूमन को या इवेंट को या फोर्स को या फिर गॉड को या आइडिया को एनिमल फॉर्म में प्रस्तुत किया जाए तो वो क्या होता है? जूमॉर्फिज्म। ही बार्क्ड ऑर्डर, जैसे कि ये एग्जांपल है, ही बार्क्ड ऑर्डर्स, उसने ऑर्डर्स भौंके। भौंकने का काम कौन करते हैं? कुत्ते। तो यहाँ पे उसने ऑर्डर्स दिए, ऑर्डर्स देने की जगह यहाँ पे क्या वर्ब यूज की गई है? बार्क। तो
यहाँ ही को दर्शाया गया है एनिमल के फॉर्म में। तो इसी तरीके से अगर ह्यूमन को एनिमल के फॉर्म में दर्शाया जाए तो वो टर्म क्या होगी, जूमॉर्फिज्म। ही इज अ लॉइन इन द बैटल। अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि ही को दर्शाया गया किसके तौर पे, लॉइन के तौर पे। ही इज अ लॉइन इन द बैटल, वह युद्ध में शेर की तरह लड़ा, या फिर उसको शेर का रूप दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ही इज अ लॉइन, वो एक लॉइन है, तो लॉइन का रूप दिया तो ये एक मेटाफर भी है। पर क्योंकि ही को लॉइन के रूप में दर्शाया जा रहा है एक एनिमल के रूप में, तो ये जूमॉर्फिज्म का भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है शी पाउंस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी पे झपटी। ये झपटने का काम एनिमल्स करते हैं, तो यहाँ शी को दर्शाया गया किसके रूप में, एनिमल के तौर पे। तो यहाँ भी क्या है, जूमॉर्फिज्म। ही ग्राउल्ड लाइक ए वुल्फ बिफोर स्ट्राइकिंग, उसने आघात करने से पहले चिल्लाया, किसकी तरह, वुल्फ की तरह। तो यहाँ पर सबसे पहली बात सिमिली मार्कर है, ही का कंपैरिजन वुल्फ से किया जा रहा है, और इसके चिल्लाने का जो साउंड का कंपैरिजन वुल्फ के साउंड से किया जा रहा है। तो यहाँ सिमिली तो है ही सी, साथ ही साथ में क्योंकि ही को वुल्फ की तरह दिखाया जा रहा है तो जूमॉर्फिज्म भी है। द सोल्जर रोड लाइक लॉइंस, सोल्जर्स जो है लॉइंस की तरह दाड़ है, यहाँ भी सिमिली है और साथ ही साथ जूमॉर्फिज्म भी है। ही इज ए वुल्फ इन द बिजनेस, यहाँ ही को रूप दिया गया है वुल्फ का, तो ये मेटाफर भी है और साथ ही साथ जूमॉर्फिज्म भी है। द सोल्जर वॉज ए टाइगर इन द बैटल, सोल्जर जो है एक टाइगर था बैटल में। ये सोल्जर का कंपैरिजन या फिर रूप कहा जाए तो किसको दिए, किस रूप कहा जाए, टाइगर का रूप दिया जा रहा है, तो ये मेटाफर भी है और साथ ही साथ जूमॉर्फिज्म भी है, क्योंकि सोल्जर का रूप किसका दिया जा रहा है, एनिमल का। तो किसी ह्यूमन को, इवेंट को, फोर्स को, गॉड को, आइडिया को अगर एनिमल फॉर्म में दर्शाया जाए तो वो टर्म क्या होती है, जूमॉर्फिज्म। तो पर्सोनिफिकेशन में एंथ्रोपोमॉर्फिज्म और जूमॉर्फिज्म में क्या अंतर होता है। पर्सोनिफिकेशन में नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटीज प्रदान की जाती हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में नॉन ह्यूमन को फुल ह्यूमन बिहेवियर प्रदान किया जाता है, और जूमॉर्फिज्म में ह्यूमन को एनिमल क्वालिटी प्रदान की जाती है। ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। इस आधार पे आप सभी जो हैं पर्सोनिफिकेशन, पैथेटिक फैलेसी, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म और जूमॉर्फिज्म, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, और इन सभी के बारे में आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, सिमिलरिटीज़ भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ये सब जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।